आवाज कम करें, आवाज बिल्कुल कम कर दे। आवाज बहुत तेज है आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सहाफ़ियों से और जो कैमरामैन और टेक्नीशियंस हैं उनसे ताख़ीर की माज़रत चाहता हूँ। मैं निकला वक्त पे था घर से, मुझे उम्मीद नहीं थी रास्ते में कोई ट्रैफिक हादसा था या कोई गाड़ी खराब हुई थी, तो मुशारा फैसल बिल्कुल जाम हुआ था। तो मैं देर से आया हूँ, उसकी माफ़ी चाहता हूँ। इसको आवाज़ को सही कर लो या इसको बंद कर दो। बिल्कुल कम कर। मैं जल्दी जिस मकसद के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था या बुलाई गई थी, मैं उन पॉइंट्स को जल्दी बयान कर देता हूँ, इसलिए कि मगरिब का वक्त करीब है। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, जो आज जश्न मना रहे हैं वो जश्न आज़ादी ऐसे वक्त पर मना रहे हैं कि जहाँ पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर बैरूनी साजिशों की वजह से दहशतगर्दी का सामना हमें करना पड़ रहा है। और उसके बाद ये 14 अगस्त का एक और अहम मौके के ऊपर चहलम का दिन भी 15 तारीख को आ रहा है। ऐसे हालात में कि लोग जश्न आज़ादी पूरे जोश व खरोश से मनाना चाहते हैं, मिली नग़मे बज रहे होते हैं और उसमें ज़ाहिर है कि म्यूज़िक भी होता है, और एक तरफ चहलम की तैयारियां हैं। शिया हज़रात उसकी कई दिन पहले से मजालिस से स्टार्ट हो जाती हैं, तो ज़ाहिर कशीदगी है। और इस मौके पर सबसे पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको बंद कर दीजिए। तो माफ़ी चाहता हूँ भाई, इसको दोबारा लगाओ यार। एक तार में यहाँ आजा, चलो यहाँ। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जो हालात हैं, जिस तरह की सूरत हाल है, उसमें एक तरफ मुल्क में बैरूनी मुदाखलत और बैरूनी साजिशों की वजह से दहशतगर्दी का हमें सामना करना पड़ रहा है, और आज इस मौके पर कि जश्न आज़ादी मनाने के लिए तमाम लोग तैयारियां भरपूर तरीके से कर रहे हैं। 15 तारीख को चहलम का दिन भी है, तो ऐसे मौके पर जाहिर है कि कहीं अगर किसी के जज्बात और एहसासात को हमने नज़रअंदाज किया और एक दूसरे के दुख तकलीफ को हमने महसूस नहीं किया, तो मुल्क की जो सलामती और जो एक यकजहती है वो मुतासिर होगी। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ पाकिस्तान भर के अवाम से, बिलखुसूस कराची के अवाम से, कि जश्न आज़ादी पूरे जोश व खरोश से मनाएं, लेकिन जहां चहलम के हवाले से मजालिस या जुलूस हैं, वहाँ एहतरामन जो नगमे और म्यूज़िक जिस जश्न के अंदर शरीक होता है, उस म्यूज़िक से, मिली नगमों से गुरेज किया जाए। इससे हमारी जश्न आज़ादी
या हमारी इस मुल्क से मोहब्बत में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि तमाम लोगों में एक मोहब्बत का इजहार होगा कि हम एक दूसरे के जज्बात और एहसासात की कदर करते हैं, उनका हमें एहसास है। साथ ही मैं अपने शिया बिरादरी से भी दरख्वास्त करूँगा कि शिया हजरात भी अपने उलमाओं से मुशावरत कर लें और उसके बाद मजालिस हों या जुलूस, उनमें अलम के साथ साथ पाकिस्तानी परचम को लगाने और साथ लेकर चलने का एहतमाम किया जाए, ताकि दुनिया को ये पैगाम जाए कि हम दुख में भी अपने वतन की आज़ादी का जो जश्न है, हम अगर उसको सादगी से सेलिब्रेट करें तो हम अपने इस मुल्क से मोहब्बत का वालहाना इजहार कर सकते हैं। तो मैं शिया हजरात से भी दरख्वास्त करूँगा कि जिस तरह मैंने बाकी तमाम कराची के अवाम से दरख्वास्त की है, अपील की है कि चहलम के एहतराम में चहलम के जुलूस जहाँ से गुजर रहे हैं, जहाँ मजालिस का एहतमाम है, वहाँ पर मिली नगमे बजाने से और शोर शराबे से गुरेज किया जाए, एहतराम किया जाए मजालिस का और जुलूस का। और दूसरा, शिया हजरात अपने उलमाओं से मुशावरत करके मजालिस में और जुलूस में पाकिस्तानी परचम लगाने और साथ लेकर चलने का एहतमाम करें। मोहतरम साफ़ी हजरात, परचम पर ये जो नंबर प्लेट पर अजरक का मामला था, उस पर मैंने जो भी अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान किया, तो जाहिर है कि मेरा हक़ है और मैं ये समझता हूँ कि जिस चीज़ को मैं गलत समझूँ और मेरी कौम का जो जज्बात और जो एहसासात हैं उसकी मैं तर्जुमानी करूँ और मैं ये पैगाम गवर्नमेंट को दूँ कि सिंध दो लसानी सूबा है और ये मैं नहीं कह रहा, ये 1972 में जब मुमताज़ भुट्टो ने उर्दू के हवाले से ज़बान की बुनियाद पर जब सिंधी मुसल्लत करने की कोशिश की थी और जब पाकिस्तान के इस शहर के लोगों ने, अर्बन एरियाज़ के लोगों ने बशमूल सखर तक तमाम शहरी आबादी ने एहतजाज किया था और उस यकजहती का एक बेमिसाल मुजाहरा किया था कि हुकूमत ने ताकत के बेदरेग इस्तेमाल के बावजूद उस एहतजाज को ख़त्म नहीं कर सके थे और मजबूरन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिंध को दो लसानी सूबा तस्लीम करना पड़ा और बाकायदा उसकी आइनी हैसियत ये बनी कि सिंध के शहरी और देही इलाके के कोटे को अलग अलग मख्तस किया गया। तो जब सिंध दो लसानी सूबा पीपल्स पार्टी के सरबराह या बानी ने तस्लीम किया, तो आज पीपल्स पार्टी को ये लिहाज रखते हुए कि सिंध दो लसानी सूबा उनके पीपल्स पार्टी के बानी ने खुद तस्लीम किया था और उसकी एक हैसियत है, तो यहाँ अगर दो लसानी इकाइयाँ रहती हैं तो कोई भी लसानी इकाई एक दूसरे पर अपना कल्चर मुसल्लत नहीं कर सकती। ये मेरा मौक़िफ़, मेरा हक़ है और मैं इस पर अपनी जगह पर कायम हूँ। मैंने जब ये बात कही और मैंने कहा कि सिंध की सकाफ़त का हम एहतराम करते हैं लेकिन उसे हम अपना नहीं सकते, उसे मुसल्लत नहीं किया जाना चाहिए, तो ये सिर्फ एक मैटर नहीं था। हमने ज़ाहिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और उससे पहले भी हमने मुतअद्दिद बार ये कहा कि सिंध के जो मुतासिब हुक्मरान हैं वो बहुत तेज़ी के साथ अपने मुतासिबाना इक़दामात से महाजरों के हुकूक गस्ब कर रहे हैं, मुलाज़मतें हमसे छीन ली गई हैं, तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, मुसलसल मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे बच्चों के रिज़ल्ट्स ख़राब किए जा रहे हैं ताकि वो आगे पढ़ाई ना कर सकें, प्रोफेशनल कॉलेजेस में जा ना सकें, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हुए पिछले साल और लोगों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। तो दानिस्ता तौर पर रिजल्ट्स ख़राब किए जा रहे हैं
मैंने दसियों मरतबा ये बात कही कि जनाब अंदरून सिंध आप लोगों को भर्ती कर रहे हैं इसलिए कि अगर आपको यहाँ भर्ती करनी पड़ेगी तो जो कवानीन हैं, जो सर्विस रूल्स हैं, उसके मुताबिक 1 ग्रेड से 14 ग्रेड तक आपको यहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोकल आदमी को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो आप दादू, लाड़काना, गम्बट और अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में वैकेंसीज क्रिएट करते हैं, वहां अपॉइंटमेंट होते हैं और उसके बाद ऑन डेपुटेशन आप कराची भेज देते हैं और यहाँ की वैकेंसीज उस ऑन डेपुटेशन आने वालों की वजह से पूरी हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। यहाँ आप लोगों की, मुकामी लोगों की भर्ती नहीं करते और फिर उन्हीं लोगों को जो आप ऑन डेपुटेशन यहाँ लेकर आते हैं उनको आप फिर ये ऑफर करते हैं कि अगर अपनी सर्विसेज आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस में या यहाँ के मुकामी इदारों में एब्जॉर्ब कराना चाहते हैं तो आप करवा लीजिए। तो एक सर्टेन पीरियड के बाद वो सर्विसेज उनकी मुस्तकिल कराची में जज्ब कर ली जाती हैं, एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और उसके बाद अंदरून सिंध फिर दोबारा जो वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, क्योंकि ऑन डेपुटेशन यहाँ आ चुके होते हैं, फिर अंदरून सिंध भर्ती की जाती है। हमें हर बार इस्तेमाल करके मुलाजमतों से महरूम रखा जा रहा है, हमें हर तरीके से हमारे बच्चों को तालीम से महरूम रखा जा रहा है, हमारे शहर के वसाइल को हमसे छीन कर गस्ब किया जा रहा है, लूटमार मची हुई है। इस शहर के वसाइल इस शहर पर नहीं लग रहे। ये एतराज़ात मेरे मुस्तकिल रहे हैं और ये कोई आज पहली मर्तबा इस नंबर प्लेट की वजह से मैंने ये बात नहीं कही। मेरे तमाम जिद्दोजहद का हिस्सा रहा है कि इस शहर के रहने वालों को उनके हुकूक मिलने चाहिए। इस शहर में आप अक्सरियत की बुनियाद पर कोई भी कानून साजी करके यहाँ के लोगों के हुकूक गस्ब नहीं कर सकते। देखिए, आज वज़ीर आला का स्टेटमेंट मौजूद है कि मतलब हमारे किसी बात के ऊपर कि जनाब हमारे हुकूक गस्ब किए जा रहे हैं, ये कानून गलत है, तो वहाँ असम्बली में वज़ीर आला साहब फरमाते हैं हम अक्सरियत में हैं, तुम अक़लियत में हो, तुम्हारे फैसले हम करेंगे। तो मैंने पहले भी कहा था कि हमारे फैसले किसी में जुर्रत नहीं है कि वो करे, हमारे फैसले हम खुद करेंगे। हमारी कोई तारीख नहीं है कि कोई हम पर अपने फैसले मुसल्लत करे, जायज़ और नाजायज़, और हम उसे तस्लीम कर लें। हम कानून का एहतराम करते हैं, हम कानून का एहतराम करने वाले शहरी हैं, लेकिन कानून जो बुनियादी हुकूक से हमें महरूम करे वो आइन का हिस्सा नहीं बन सकता। अब आप कोई ये भी सवाल कर सकता है कि जनाब अगर आपको लगता है कि कोई कानून आपका बुनियादी हुकूक की पामाली कर रहा है तो आप अदालत चले जाइए। तो क्योंकि मैं विक्टिम हूं और मैं ये बात कहने में कहीं आर महसूस नहीं करता कि बुनियादी हुकूक की पिटीशन लेके मैं जाऊंगा कहां। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद के ऊपर कि साहब मेरे हुकूक जो है वो सल्ब किए जा रहे हैं या मेरे इस कानून के तहत मेरे हुकूक की पामाली हो रही है, मैं ये आईनी पिटीशन लेके जाऊंगा कहां। आपने आईनी अदालतें अलग कर दी और जो आईनी कोर्ट के लिए आप जजेस का इंतखाब करते हैं वो अपोजिशन और हुकूमत बैठ के करती है। तो जो लोग इस वक्त अपोजिशन में हैं वो भी हुकूमत में हैं और जो लोग हुकूमत में हैं वो भी हुकूमत में। तो जो लोग इख्तिदार के अंदर हैं वो हमारे जैसे अपोजिशन के लोगों को जो मौजूद नहीं है, इख्तिदार के हिस्से में शराकतदार नहीं है कोई भी, तो वो अगर उन अदालतों में जाए जिन अदालतों में जजेस मुशावरत से अपोजिशन और हुकूमत तय कर रही है, और हुकूमत और अपोजिशन दोनों हुकूमत में, असल अपोजिशन तो आपने ख़त्म कर दी, तो जाहिर है कि अदालत से मुझे इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। यही वजह थी कि मैंने कहा था कि अवाम अपने फैसले खुद करेंगे अगर हमारे हुकूक सल्ब किए जाते रहे। और हमें आप जो है जिस तरह हिंदुस्तान में हमारे साथ मुसलमानों के साथ हो रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को बाकायदा यही बात जो यहाँ रवैया है बिल्कुल यही रवैया है वहाँ पर, कि हिंदुस्तान के अंदर ही कहा जाता है कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप हिंदू बन के रहिए। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप जीएस हिंद कह के बताइए। आप जो है वो उनके भगवानों के नाम लेके उनके जे करके बताइए। आप वहां पर मुसलमानों को घेर लेते हैं
और हिंदुत्वा और SSR वाले लोग, बाकायदा यही रवैया होता है उनका, जो यहाँ के मुतासिब सिंधियों का है कि सिंध में रहते हो, सिंध की सकाफत अपनाना पड़ेगी, वरना यहाँ से जो जहाँ से आया वो चला जाए। यही रवैया हिंदुस्तान के अंदर है कि वहाँ पर बाकायदा उनसे जय श्री राम कहलवाया जा रहा होता है, मुसलमानों को घेर के उनको तशद्दुद किया जा रहा होता है कि यहाँ रहते हो ये करना पड़ेगा। उनसे बाकायदा वो क्या वंदे मातरम कहलवाया जाता है। आज आप क्या कर रहे हो? इस सिंध के अंदर हमारे साथ क्या हो रहा है? बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा है कि तुम सिंध में रहते हो तो तुम्हें यहां पर सिंध की सकाफत को अपनाना पड़ेगा। अरे भाई, सिंध की सकाफत ही हमें मतलब दे रहे हो कि भाई इसको हजम कर लो। सिंध की सकाफत तो मैं उस वक्त अपनाऊं जब आप मुझे सिंध का शहरी पाकिस्तान बनने के बाद तस्लीम कर लेते, उसी तरह जिस तरह सिंध के बाकी लोगों को आप तस्लीम करते हैं। अब सिंधी और महाजिर ये दो अलहदा अलहदा कौमें हैं, लेकिन सिंधी जब इसरार करता है कि सिंधी जो सिंध में रहता है उसको सिंधी बन जाना चाहिए। अगर मैं आज फर्ज कीजिए आपसे ये कहूं कि मैं सिंधी बनने को तैयार हूं, क्या पीपल्स पार्टी या सिंध के मुतासिब हुक्मरान और दानिश्वर उन्होंने इस मुतालबे के अलावा आज तक कोटा सिस्टम के खिलाफ बात की है? अगर मैं भी सिंधी हूं, वो मुझे भी सिंधी बनाना चाहते हैं, और जो अंदरूनी सिंध में रहता है वो सिंधी बोलने वाला वो भी सिंधी है, तो कभी पीपल्स पार्टी ने इस कोटा सिस्टम की मुखालफत की है जो अंदरूनी सिंध आपने तायनात किया हुआ है? सिंध के जो 18% को आप शहरी और देही में तकसीम करते हैं, क्या सिंध के दानिश्वरों ने कभी इस बात पर एतराज किया कि आप कोटा सिस्टम के जरिए जो अर्बन एरियाज का सिंधी है, जिसको आप कह रहे हो कि सिंध में रहने वाले तमाम लोग सिंधी है, तो आप उसको कोटा सिस्टम के जरिए NID यूनिवर्सिटी में एडमिशन से महरूम क्यों कर रहे हो? किसी दानिश्वर ने कभी मुलाजमतों के ऊपर यह बात कही कि सिंध सेक्रेटरिएट पूरा का पूरा सिंधियों से भरा हुआ है? यहां पर इस शहर में क्या लायक लोग नहीं है? इस सिंध के कराची के 106 थाने, चंद थानों के अलावा तमाम जगह पर अंदरूनी सिंध से लाकर आपने पुलिस अफसरान तैनात किए हुए, SHO लगाए हुए। कभी सिंध के दानिश्वर या पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि अगर कराची के लोग भी सिंधी हैं या सिंध के शहरी इलाकों के लोग भी सिंधी हैं तो इन्हें अंदरूनी सिंध से लाके तैनात करने की जरूरत क्या है? यहाँ के लोगों को क्यों तैनात नहीं कर रहे? आप सिर्फ वो हरकत कर रहे हैं कि जब आप किसी से बात करते हैं सिंधी बन जाओ, सिंधी बन जाओ, हम कहें हाँ सिंधी बन जाते हैं। ये आप जो कुछ करते रहे इससे आप विड्रॉ कर लीजिए। कोई तैयार नहीं होता इस बात के ऊपर। मैं आज कुछ चीजों की वजाहत इसलिए करना जरूरी समझता हूं कि मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मेरे बुजुर्गों के बारे में कोई तज़हीक आमेज रवैया अख्तियार करता है, और जाहिर है ये दुख मेरे तमाम नौजवान महसूस करते हैं, मेरी कौम के लोग महसूस करते हैं। और मैंने बहुत अदब से सब लोगों को समझाने की कोशिश की। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तमाम लोगों को कहा कि भाई आप अपनी तारीख तो पढ़ लो, अपने बुजुर्गों से कहो कि हमें अपनी तारीख बताइए। जब हम ये बात करते हैं कि सिंध के अंदर महाजिर एक अलहदा कौम है, उसकी अपनी सकाफत है, उसकी अपनी जबान है, उसका नफ्सियाती रद्द अमल दूसरों से मुख्तलिफ है, उसके माशी मफादात अलग हैं, वो एक कौम है, तो उस पर आप चिढ़कर अगर ये कहें कि बाहर से आकर सिंध के अंदर एक कौम कैसे बन जाएगी और ये नंगे भूखे आए थे और हमने उन्हें पनाह दी थी और एहसानमंद होने की बजाय आज जो है वो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। मैं आज तारीख अदब से दोहराता हूं और मैं हर एक से कहता हूं कि हलक फाड़ कर असेंबली में महाजिरों के लिए मुगल्लिजात बकने की बजाय अपनी तारीख पढ़कर और एहतराम के साथ इस सिंध के अंदर बाकी सबको तस्लीम करना शुरू कीजिए। अगर जोर से बोलना वो कोई झूठ को सच बना सकता है तो शोर करने वाले इस शहर में कम नहीं है। मोहतरम साफी हजरात, ये कहा जाता है कि लोग आए थे और वो बहुत बुरी हालत में थे, हमने उन्हें पनाह दी।
जब पाकिस्तान बना था तो इस पाकिस्तान के अंदर तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे। ये बात सिंध के उन तमाम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए जो हलक फाड़ फाड़ के महाजरों को नंगा और भूखा कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे। जो महीनों तक, कई माह तक तनख्वाह दी गई है पाकिस्तान के अंदर मुलाजमीन को, बशमूल सिंध के मुलाजमीन को, वो मेरे बुजुर्गों ने दी थी। अगर सिंध मेहमान नवाजी के काबिल था तो जो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें थी वो दे देता। इस पाकिस्तान के अंदर माशी बदहाली को खत्म करने के लिए, यहां पर माशी इंकलाब लाने के लिए कायदे आजम ने बाकायदा गुजरात, आपका काठियावाड़, इन तमाम जगह और बंबई, तमाम जगह पर जहां जहां मुसलमान रहते थे उनसे दरखास्त की कि आप लोग अपनी सनतें लेकर यहां आइए ताकि यहां पर मुआशी तौर पर जो बदहाली है उसका खात्मा किया जा सके। यहां पर लोग आए, रंगूनवाला, इस्फहानी, कासिम दादा भाई, हबीब फैमिली, वलीका फैमिली, ये हाजी करीम फैमिली, ये सारे वो लोग थे जो बाहर से कायदे आज़म की दरखास्त पर आए थे। और जब वो लोग यहां आए तो उन्होंने आगे सनतें लगाई हैं। मैं अपने सिंधी भाइयों से कहता हूं कि आप अपने बुजुर्गों से तारीख पूछ के मुझे बताओ कि दाऊद, वलीका, इस्फहानी या ओरिएंट वाले जो एयरलाइन थी, इन जैसा कोई एक सिंध के अंदर सनतकार, कोई एक मालदार आदमी था? कोई एक नाम मुझे सिंध के लोग जो हलक फाड़ फाड़ के महाजरों के खिलाफ जहर अफशानी कर रहे होते हैं, वो मुझे एक नाम बताइए सिंध के अंदर, के कोई एक सिंध के अंदर नाम था जो सिंधी जिसको कह सके, जो कहें कि ये सरमाएदार था। इस सिंध के अंदर आज भी गांव देहात के अंदर स्कूल जो है वो चटाइयों के बने हुए हैं। आज भी लोगों के पास घर नहीं है, लोगों के पास पीने का पानी साफ मैसर नहीं है। यहां चंद वडेरों ने लूट मार मचा के अगर यहां घर ले लिए और वो जहर अफशानी करें कि हमने पनाह दी थी, तो पनाह देने के ऊपर भी मैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ में जो कहते हैं ना कि ये उठा लीजिए प्लीज, कि यहां पर जो है वो हमारी जमीनों पर कब्जे किए। मोहतरम साफी हजरात, हमीदा खोड़ो की किताब है कागजात बराए अलहदगी सिंध अज बंबई। ये किताब सिंधियों को कहें कि वो पढ़ लें। इस किताब में लिखा हुआ है कि 30% जमीनों के मालिक थे जो मुसलमान थे, बाकी सारी जमीनों के मालिक हिंदू थे। अब यहां पे ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई सबके कि सिंध की 30% जमीनों के मालिक कौन थे? यहां पर रहने वाला मुसलमान सिंधी। और 70% जमीनों का मालिक कौन था? हिंदू। अब आप आ जाइए, नेहरू के साथ लियाकत अली खान का जो मुआहिदा हुआ और कायदे आजम और नेहरू का जो मुआहिदा हुआ 1948 में, और उसके बाद फिर मथुरा इम्लाक का किधर गया 1975 में, नहीं 1949 जुलाई। अरे भाई खालिद भी गए। एविक्यू प्रॉपर्टी एग्रीमेंट 1948, ठीक है, थोड़ा आ जाओ हेल्प कर दो यार। 1948 में एविक्यू प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत तमाम मतरूका अमलाक सिर्फ इन महाजरीन के लिए मखसूस होंगी जिन्होंने 15 अगस्त 1947 के बाद मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान की शहरियत इख्तियार की और जिन्होंने अपनी जायदाद भारत में छोड़ दी। मैं इसको दोबारा भी आपके सामने पेश करता हूं।
भाई जो है वो सारा उधर हो गया, आवाज आपकी उधर डाइवर्ट हो गई है, शोर वो जो है उसमें आई नहीं रही आवाज हमारे पास रिकॉर्डिंग के अंदर, इसलिए हम इधर लगा देते हैं। मुझसे ये गलती बंद कर देता हूँ।